आज की दुनिया में जब युद्ध की बात होती है तो एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे संघर्ष की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं है, बल्कि ये युद्ध के पुराने तौर तरीकों को, उसके नियमों को ही फिर से लिख रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल ईरान संघर्ष की। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे हैरान करने वाला सवाल यही है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसकी एयरफोर्स दशकों पुरानी तकनीक पर चल रही है, वो दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री पावर्स को, अमेरिका और इजराइल को, कैसे चुनौती दे सकता है? ये अपने आप में एक पहेली है और इसका जवाब पारंपरिक हथियारों में नहीं, बल्कि एक नई सोच में छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों पक्षों की हवाई ताकत में कितना बड़ा अंतर है। और ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये सचमुच में जमीन और आसमान का फर्क है, बिल्कुल डेविड और गोलियात वाली कहानी जैसा। अगर हम अमेरिका और इजराइल की मिलीजुली ताकत को देखें तो उनके पास 3,239, जी हां 3,239 आधुनिक लड़ाकू विमानों का एक जबरदस्त बेड़ा है। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। और अब इसकी तुलना में ईरान को देखिए। उसके पास महज 230 फाइटर जेट्स हैं। ये आंकड़े ही अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। पारंपरिक हवाई युद्ध में ईरान के पास कोई मौका ही नहीं है। इसको और आसान भाषा में समझें तो आसमान ने ईरान के हर एक विमान का सामना करने के लिए सामने से 14 विमान तैयार खड़े हैं। मतलब साफ है, अगर ईरान पुराने नियमों से ये खेल खेलेगा तो वो इसे शुरू होने से पहले ही हार चुका है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ संख्या की नहीं है, ये पीढ़ियों का अंतर है, टेक्नोलॉजी का अंतर है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन के F-35 जेट्स उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के पास तीसरी और चौथी पीढ़ी के पुराने MiG-29 और F-14 जैसे विमान हैं। और मजे की बात तो ये है कि ईरान के जो सबसे अच्छे विमान माने जाते हैं वो वही F-14 हैं जो उसने 1970 के दशक में अमेरिका से ही खरीदे थे। तो जब आप आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते, तब आप क्या करते हैं? आप लड़ाई का मैदान ही बदल देते हैं। और ईरान ने ठीक यही किया है। उसने आसमान की इस जंग को एक बिल्कुल नए और सच कहूं तो एक अप्रत्याशित मोड़ पर ला खड़ा किया है। ईरान की इस नई रणनीति का जो दिल है ना, वो युद्ध के अर्थशास्त्र में छिपा है। जरा सोचिए, एक F-35 फाइटर जेट की कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है और उसमें एक ट्रेंड पायलट की जान भी दांव पर होती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का एक शाही ड्रोन सिर्फ 40 लाख रुपए में बन जाता है। ना पायलट का जोखिम, ना कोई बहुत बड़ी लागत। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है प्रोडक्शन की ताकत। जहां अमेरिका एक महीने में करीब 16 F-35 फाइटर जेट्स बना पाता है, वहीं ईरान हर महीने 10,000 तक ड्रोन तैयार कर सकता है। ये एक ऐसी बाजी है जहां ईरान अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी संख्या से, अपने झुंड से दुश्मन को थकाने और उसके डिफेंस सिस्टम को फेल करने की कोशिश करता है। अगर हम इतिहास पर एक नजर डालें तो ये कोई नई बात नहीं है। युद्ध की तकनीक हमेशा बदलती रही है। सदियों तक समुद्र पर बड़े बड़े युद्धपोतों का राज था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसके बाद आसमान पर फाइटर जेट्स ने कब्जा कर लिया। और आज शायद हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। क्या ये ड्रोन्स का युग है? ईरान की ये ड्रोन वाली रणनीति भले ही बहुत चालाक हो, लेकिन ये इस पूरे संघर्ष को एक बेहद खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। क्योंकि जब सस्ते और हजारों की संख्या में आने वाले हथियार उन ठिकानों को निशाना बनाते हैं जिनकी तबाही का असर सदियों तक रह सकता है, तो खेल के नियम हमेशा के लिए बदल जाते हैं। और यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना और चिंताजनक मोड़ आता है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक ऐसा टारगेट है जिस पर अगर हमला हुआ तो ये पूरे मिडल ईस्ट को एक ऐसे दुष्स्वप्न में ढकेल सकता है जो शायद कभी खत्म ही ना हो। तो ये बुशहर प्लांट है क्या? ये ईरान का एकलौता काम करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर बना है। और एक ज़रूरी बात, इसे रूसी इंजीनियरों ने बनाया है और वही इसे मेंटेन भी करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ईरानी ठिकाना नहीं है, ये एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट भी है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी चेतावनी बहुत साफ और डरावनी है। वो कहते हैं कि ऐसे किसी प्लांट पर हमला करना सिर्फ एक युद्ध अपराध नहीं, बल्कि ये मानवता के खिलाफ एक अपराध होगा। क्यों? क्योंकि इसका असर 85 सालों से भी ज्यादा तक रह सकता है। एक ऐसी तबाही जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ असली खतरा उस धमाके का नहीं है, बल्कि उसके बाद फैलने वाले उस अदृश्य जहर का है,
जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। ये एक खामोश कातिल है जो हवा में, पानी में, जमीन में हर जगह घुलकर दशकों तक मौत बांटता रहता है। और इसके फैलने का तरीका इसे और भी खतरनाक बना देता है। हमले की जगह के 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में तो फौरन तबाही मचेगी ही, लेकिन उसके बाद फारस की खाड़ी से उठने वाली हवाएं उन रेडियो एक्टिव कणों को उठाएंगी और पूरे इलाके में फैला देंगी। और यह खतरा सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, कम से कम 5 से ज़्यादा पड़ोसी देश सीधे तौर पर इस जानलेवा रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। ये एक क्षेत्रीय तबाही होगी जिसका असर सब पर पड़ेगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब हथियार इतने सस्ते हो जाएं कि उन्हें हजारों की संख्या में इस्तेमाल किया जा सके और निशाने पर ऐसे लक्ष्य हों जिनकी तबाही की कोई कीमत ही न लगाई जा सके, तो युद्ध के ये नए नियम इंसानियत को आखिर किस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं?